नमस्कार। और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की संसद की दुनिया में। जी बिल्कुल। संसद यानी हमारे लोकतंत्र का मंदिर। हमारा मकसद है कि इस जानकारी के सागर से मोती निकालकर संसद की कार्यप्रणाली, उसकी शक्तियों और सबसे अहम लोकसभा व राज्यसभा के बीच के फर्क को आसानी से समझा जाए। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल भाषा में समझें। तो एक सवाल जो शायद कई लोग सोचते होंगे, भारत में सबसे शक्तिशाली जगह कौन सी है? अगर हम खान सर के विश्लेषण को देखें तो जवाब मिलता है संसद। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां देश के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, है ना? और देश का भविष्य तय करते हैं। चलिए इसी शक्ति केंद्र को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बिल्कुल। संसद को देश का सबसे शक्तिशाली केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पास है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता मतलब क्या है इसका? ठीक ठीक। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि संसद अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर किसी बाहरी या कह लीजिए आंतरिक शक्ति का कोई दबाव नहीं होता। देश के अंदर संसद के बनाए कानून ही सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर। अच्छा, यानी संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है। फिर तो इसकी शक्ति असीमित हुई। देखिए, सैद्धांतिक रूप से कानून बनाने की शक्ति तो सर्वोच्च है ही। यहाँ तक कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी संसद के बनाए कानूनों के दायरे में ही न्याय करती है। लेकिन संप्रभुता का एक और पहलू भी है। संसद अपने ही बनाए कानूनों को बदल भी सकती है या उन्हें वापस भी ले सकती है। अच्छा, जैसे वो कृषि कानूनों के मामले में हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। पहले कानून बनाए गए, ये संसद की शक्ति थी। फिर उन्हें वापस ले लिया गया, ये भी संसद की ही संप्रभुता को दिखाता है। फैसला लेने की और फैसला बदलने की, दोनों की स्वतंत्रता। ये बात भी दिलचस्प है कि हमारी संसदीय प्रणाली का मॉडल तो ब्रिटेन से लिया गया है, पर पार्लियामेंट शब्द की जड़ें फ्रेंच भाषा में हैं। हाँ, ये छोटी छोटी बातें इतिहास की परतें खोलती हैं। अब अगर संसद की संरचना पर आएं तो इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था या शायद सुना था कि संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। हाँ, आपने सही सुना है, ये कंफ्यूजन होता है। जब हम संसद के सदन यानी हाउसेस की बात करते हैं तो वो 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। लेकिन जब हम संसद के अंग यानी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति भी? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी विधेयक मतलब बिल वो कानून तभी बनता है जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाएं और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें, मतलब हस्ताक्षर कर दें। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता। समझी। तो सदन 2 पर अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जिस इमारत में ये सब होता है, संसद भवन, उसकी भी तो अपनी एक कहानी है, पुराना वाला संसद भवन। हाँ, वो ऐतिहासिक इमारत 1927 में बनी थी। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। जी। उसका सेंट्रल हॉल तो मतलब इतिहास का गवाह है। वहीं हमारा संविधान रचा गया, कितनी ही महत्वपूर्ण संयुक्त बैठकें हुई। अब उसे एक म्यूजियम, एक संग्रहालय के तौर पर सहेज कर रखा जा रहा है। और अब हमारे पास है नया त्रिभुजाकार संसद भवन। जी। इसके 3 मुख्य द्वार भी हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। बिल्कुल। इस नए भवन की जरूरत कई कारणों से महसूस हो रही थी। सबसे बड़ा कारण तो था सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना। सीटें? लोकसभा की सीटें? हाँ, लोकसभा की। देखिए, 2026 के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है, मतलब उनकी संख्या बढ़ाई जानी है। अभी जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971? 50 साल से भी ज्यादा पुरानी। हाँ, तो जाहिर है जनसंख्या बढ़ी है, प्रतिनिधित्व का अनुपात बिगड़ा है। लेकिन पुराने भवन में बढ़ी हुई सीटों के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, ये कारण था। जी, और साथ ही आज का जो डिजिटल युग है, मीडिया की जरूरतें हैं, उनके हिसाब से भी आधुनिक सुविधाओं वाला भवन चाहिए था। मैंने ये भी पढ़ा कि नए भवन में लोकसभा हॉल हरे रंग का है, मोर की थीम पर, और राज्यसभा हॉल लाल या गुलाबी सा कमल की थीम पर। हाँ, ये थीम रखी गई है राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल के आधार पर। बीच में वो छत से पानी टपकने की कुछ खबरें भी आई थी शुरू में। हाँ, वो शुरुआती तौर पर कुछ ऐसी खबरें थी। अक्सर बड़ी नई इमारतों में ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं शुरू में, उन्हें ठीक कर लिया गया था। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जिज्ञासा जगाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आखिर फर्क क्या है? इनके नाम अलग, काम करने के तरीके, शक्तियां, क्या अंतर है इनमें?
ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे सिस्टम का आधार है। दुनिया भर में भी जो 2 सदन वाले सिस्टम हैं, उनमें इनके अलग-अलग नाम इसी फर्क को दर्शाते हैं। जैसे लोकसभा, जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे ब्रिटेन में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब आम लोगों का सदन। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी प्रतिनिधियों का सदन। ठीक है। और राज्यसभा? राज्यसभा, जिसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, उसकी तुलना ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड से की जाती है। हालांकि अब वहां लॉर्ड्स वाली बात उतनी नहीं रही। अमेरिका में इसे सेनेट कहते हैं। इनमें अक्सर अनुभवी या राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क तो चुनाव के तरीके का ही हो गया। हाँ। लोकसभा के लिए हम और आप जैसे आम नागरिक सीधे वोट डालते हैं, तो ये प्रत्यक्ष सदन हुआ। बिल्कुल, डायरेक्ट इलेक्शन। जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के चुने हुए विधायक चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष सदन हुआ। सही, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसी सीधे जनता से जुड़ाव के कारण लोकसभा को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, शक्तिशाली क्यों? क्योंकि सरकार यानी जो मंत्री परिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। मतलब अगर लोकसभा में सरकार अपना बहुमत खो दे, विश्वास मत हार जाए, तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में बहुमत होने या ना होने से सरकार की स्थिरता पर सीधा असर नहीं पड़ता। ओह, ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन या फर्स्ट हाउस कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन या सेकंड हाउस। इन्हें निम्न सदन और उच्च सदन भी तो कहते हैं ना, लोअर हाउस और अपर हाउस। हाँ, कहते हैं, लेकिन ये नाम थोड़े भ्रामक हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं उच्च मतलब ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, मुझे भी यही लगता था। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। मतलब ये अस्थायी है। ठीक है। वहीं राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है, इसीलिए इसे उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं। शक्तियों के मामले में जैसा हमने देखा, लोकसभा ज्यादातर मामलों में ज्यादा शक्तिशाली है। समझिए, तो उच्च और निम्न कार्यकाल और स्थायित्व के आधार पर है, शक्ति के आधार पर नहीं। बिल्कुल। एक और बात थी, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि ये सीधे जनता की पसंद से बनती है। पर राज्यसभा को शिक्षितों का सदन क्यों कहा जाता है? ये भी एक टर्म इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। हाँ, 12 सदस्य। जी, ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ या अनुभवी लोग होते हैं। तो इस वजह से एक धारणा बनी कि ये शिक्षितों या बुद्धिजीवियों का सदन है। हालांकि ये बस एक कहने का तरीका है। लोकसभा में भी बहुत योग्य और शिक्षित सदस्य होते हैं। कार्यकाल का अंतर भी तो है। लोकसभा 5 साल के लिए और भंग हो सकती है, मतलब अस्थायी सदन। सही। जबकि राज्यसभा स्थायी है, कभी भंग नहीं होती। हाँ। पर इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सदन स्थायी पर सदस्य 6 साल के लिए। हाँ, ये समझना जरूरी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब ये हमेशा अस्तित्व में रहती है, लेकिन इसके सदस्य हमेशा के लिए नहीं रहते। उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अच्छा। और इसका एक खास सिस्टम है जिस पर हम शायद आगे बात करेंगे कि ये कैसे मैनेज होता है। हाँ, बिल्कुल। पर पहले ये भंग होने वाली बात, लोकसभा भंग होने का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा सरकार गिर गई। हाँ, भंग होने का मतलब है कि लोकसभा का जीवन काल समाप्त हो गया, या तो 5 साल पूरे होने पर या उससे पहले अगर सरकार सदन में विश्वास मत हार जाए। जैसे किसी गठबंधन सरकार से कोई पार्टी समर्थन वापस ले ले और सरकार अल्पमत में आ जाए। तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या अपने विवेक से अगर कोई और सरकार बनने की संभावना ना हो, लोकसभा को भंग कर देते हैं और फिर नए सिरे से आम चुनाव होते हैं। ओह, तो ये काफी बड़ी घटना है। जी बिल्कुल। विघटन या डिसोल्यूशन एक बड़ी प्रक्रिया है। अब सीटों की बात करते हैं। संविधान बनाते समय क्या सोचा गया था कि कितने लोगों पर एक सांसद होना चाहिए? खान सर ने बताया था शायद 10 लाख पर एक। हाँ, मूल विचार यही था कि लगभग 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक सांसद करे, ताकि वो अपने क्षेत्र की आवाज को प्रभावी ढंग से संसद में उठा सके, लोगों का जुड़ाव बना रहे। और अभी क्या स्थिति है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में? देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, पर अब वो प्रावधान हटा दिया गया है। हाँ, वो हट गया है। और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है। इसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं
और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कुल 245। हाँ, वैसे सैद्धांतिक अधिकतम सीमा लोकसभा के लिए 550 और राज्यसभा के लिए 250 तय की गई है संविधान में। कुछ सीटें जैसे पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए वो सांकेतिक रूप से खाली रखी गई हैं, ये जताने के लिए कि वो क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो आपने पहले भी बताई कि ये सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। मतलब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी जनगणना के आधार पर आज का प्रतिनिधित्व तय हो रहा है। ये तो अजीब है। हाँ, ये अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे कारण थे। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन यानी समायोजन होना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से सीटें घटनी बढ़नी चाहिए। तो फिर हुआ क्यों नहीं? 1970 के दशक में क्या हुआ कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को बहुत बढ़ावा दे रही थी। तो जिन राज्यों ने अच्छा काम किया उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई। अब अगर परिसीमन होता तो उनकी सीटें कम हो जाती। अरे, मतलब अच्छा काम करने की सजा मिलती? हाँ, कुछ ऐसा ही डर था, तो इसे फ्रीज कर दिया गया। बाद में पुराने संसद भवन में जगह की कमी भी एक बड़ा व्यावहारिक कारण बन गई। फिर एक संविधान संशोधन करके इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया। अच्छा, तो 2026 तक कोई बदलाव नहीं? जी नहीं। अब क्योंकि नया संसद भवन बन गया है और उसमें बढ़ी हुई सीटों के लिए पर्याप्त जगह है, तो पूरी उम्मीद है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आंकड़े आने पर सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। तब शायद प्रतिनिधित्व सही हो पाएगा। अच्छा, अब वापस राज्यसभा पर आते हैं। आपने बताया कि ये कभी भंग नहीं होती। ये कैसे संभव होता है? क्या सारे सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते? हाँ, यही इसकी सबसे अनूठी विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली बहुत व्यवस्थित है। राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ ना तो चुने जाते हैं और ना ही एक साथ रिटायर होते हैं। तो फिर कैसे होता है? इसका सिस्टम ये है कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं? जी हाँ, और उनकी जगह पर उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। 1/3 members retire every 2 years having completed their 6-year term. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सदन में हमेशा 2/3 सदस्य मौजूद रहते हैं जिनके पास अनुभव होता है और 1/3 नए आते रहते हैं। बिल्कुल, इससे निरंतरता बनी रहती है। मान लीजिए अगर लोकसभा किसी वजह से भंग हो गई है, देश में चुनाव चल रहे हैं, सरकार काम चलाऊ है, तब भी राज्यसभा मौजूद रहती है। वो एक स्थायी मंच है जो देश के शासन में एक स्थिरता बनाए रखता है। किसी भी आपात स्थिति में विचार विमर्श या निर्णय लेने के लिए ये सदन हमेशा तैयार रहता है। वाह, ये तो वाकई बहुत सोचा समझा सिस्टम है। स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अब जरा ये बताइए कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्या दोनों सदनों के लिए अलग-अलग है? हाँ, अलग-अलग है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। 25 साल? और राज्यसभा के लिए ये सीमा 30 साल है। अच्छा, राज्यसभा के लिए 30 साल। जी। बाकी योग्यताएं दोनों के लिए समान हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया ना हो वगैरह। और मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, मंत्री तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। हाँ। और क्योंकि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, इसलिए भारत में मंत्री बनने की न्यूनतम आयु भी 25 साल ही मानी जाती है। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति लोकसभा चुनाव जीत जाता है तो वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, समझी। अब संसद का कामकाज कैसे चलता है? मतलब सत्र कौन बुलाता है, कौन खत्म करता है? इसके लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका जिक्र है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र को आहूत करते हैं। आहूत करना मतलब समन करना, यानी सत्र बुलाना। आहूत करना, ठीक है। और जब सत्र का विधायी कार्य पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति ही सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, जिसे कहते हैं सत्रावसान, मतलब प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। हाँ, ऐसी स्थिति में सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी? जी। मतलब स्पीकर या चेयरमैन? हाँ, लोकसभा में अध्यक्ष, स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, चेयरमैन। उनके पास ये शक्ति होती है कि वो सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, अडजर्न कर दें। स्थगित मतलब रोक देना? हाँ, अस्थायी रूप से रोकना। ये स्थगन कुछ मिनटों का हो सकता है, कुछ घंटों का, या पूरे दिन के लिए भी हो सकता है, या अगले दिन तक के लिए। ये सिर्फ उस दिन की बैठक को रोकना है, सत्र का अंत नहीं। अच्छा, ये स्थगन हुआ। और एक शब्द और सुना है, विघटन, डिसोल्यूशन। वो क्या है?
क्या वो स्थगन जैसा ही है? नहीं नहीं, विघटन स्थगन से बहुत अलग और बहुत बड़ी चीज है। विघटन, जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, उसका विघटन कभी नहीं होता। हाँ, ये याद है। लोकसभा का विघटन तब होता है जब या तो वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, या फिर सरकार बहुमत खो दे और कोई दूसरी सरकार बनने की संभावना ना हो। तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। और विघटन का मतलब? विघटन का मतलब है लोकसभा का अंत, सारे सदस्यों की सदस्यता समाप्त। इसके बाद नए आम चुनाव कराने ही होते हैं। तो ये सत्र का अंत नहीं, बल्कि पूरी लोकसभा का ही अंत है। समझ गई। आहूत, सत्रावसान, स्थगन और विघटन, ये चारों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल। साल में संसद के कितने सत्र होते हैं आमतौर पर? सामान्य तौर पर परंपरा के अनुसार साल में 3 सत्र होते हैं। 3? कौन कौन से? सबसे पहले होता है बजट सत्र। ये सबसे लंबा होता है, फरवरी में शुरू होकर मई तक चलता है। इसमें बजट पेश होता है, उस पर चर्चा होती है और वो पास होता है। ठीक है, बजट सत्र। फिर आता है मानसून सत्र, जो आमतौर पर जुलाई-अगस्त में होता है। और आखिर में होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर-दिसंबर में। ये सबसे छोटा होता है। बजट, मानसून और शीतकालीन। जी। वैसे संवैधानिक नियम केवल ये है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही है। अच्छा, ये नियम है कि 6 महीने से ज्यादा अंतर ना हो। हाँ, हमने ये भी सुना है कि राष्ट्रपति भी संसद को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके लिए संविधान में 2 मुख्य अनुच्छेद हैं, 86 और 87। 86 और 87। जी। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति हर साल के पहले सत्र, यानी बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। इसे अभिभाषण कहते हैं। अच्छा, हर साल बजट सत्र के शुरू में? हाँ, इस अभिभाषण में असल में सरकार की पिछले साल की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं और आने वाले साल के लिए उसकी नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा होता है। ये भाषण कैबिनेट तैयार करती है। मतलब सरकार की रिपोर्ट कार्ड जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और राष्ट्रपति से मेरी सरकार कहकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो सरकार की नीतियों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण क्या है? वो कब होता है? वो विशेष इसलिए है क्योंकि वो हर साल नहीं होता। वो होता है हर लोकसभा चुनाव के बाद। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसके पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। इसमें नई सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा होती है। अच्छा, तो एक हर साल बजट सत्र में और एक हर चुनाव के बाद। जी। अनुच्छेद 88 में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के कुछ विशेष अधिकारों की बात कही गई है। क्या मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? ये हमने पहले भी बात की थी थोड़ी। हाँ, मंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से ही हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है जो उस समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, वरना उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। 6 महीने का समय मिलता है। जी। और अनुच्छेद 88 ये कहता है कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, वो दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। दोनों सदनों में? हाँ, लेकिन वोट वो केवल उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। अच्छा, बोल कहीं भी सकता है पर वोट अपने ही सदन में। बिल्कुल। और आमतौर पर मंत्रीगण लोकसभा में ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बैठते हैं, क्योंकि सरकार मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल, उनके क्या अधिकार हैं? वो तो सरकार के वकील होते हैं ना? हाँ, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी, मतलब चीफ लीगल एडवाइजर और मुख्य वकील होते हैं कोर्ट में। अनुच्छेद 88 उन्हें भी एक विशेष अधिकार देता है। क्या अधिकार? वो संसद के किसी भी सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति की बैठक में जिसमें उन्हें सदस्य बनाया गया हो, बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अच्छा, वो भी बोल सकते हैं? हाँ, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते। वो सरकार के विधि अधिकारी हैं, सदन के चुने हुए या मनोनीत सदस्य नहीं। समझ गई। बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। आपने पीठासीन अधिकारियों का जिक्र किया था, कौन होते हैं ये? हाँ बिल्कुल। हर सदन को चलाने के लिए, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अधिकारी होते हैं। राज्यसभा में अनुच्छेद 89 के तहत 2 मुख्य अधिकारी हैं, सभापति चेयरमैन और उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन।
सभापति और उपसभापति। इसमें खास बात यह है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन, एक्स ऑफिशियो, इसका क्या मतलब है? पदेन का मतलब है कि वो इस पद पर किसी चुनाव से नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अच्छा, तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सही कहा आपने। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए सभापति भी सदस्य नहीं होते। लेकिन उपसभापति उन्हें राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, तो उपसभापति सदस्य होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लोकसभा में? लोकसभा में अनुच्छेद 93 के अनुसार 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष स्पीकर और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर? इन दोनों को लोकसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत द्वारा चुनते हैं। तो मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं? जी हाँ, वो सदन के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इन अधिकारियों को हटाने की क्या प्रक्रिया है? क्या इन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है। सभापति, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें हटाने के लिए लगभग वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसी उपराष्ट्रपति को हटाने की है। इसका प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है और वहां के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पास होना होता है, और फिर लोकसभा की सहमति भी चाहिए होती है। प्रभावी बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अच्छा, और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को? उपसभापति को राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होता है। ठीक है, प्रक्रिया है इनको हटाने की भी। एक और टर्म है जो अक्सर चुनाव के बाद सुनने में आता है, प्रोटेम स्पीकर। ये कौन होते हैं? इनका क्या काम है? हाँ, प्रोटेम स्पीकर। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उस समय तो कोई स्थायी अध्यक्ष स्पीकर होता नहीं है। हाँ, चुनाव तो बाद में होता है स्पीकर का। जी, तो सदन की पहली बैठक के अध्यक्ष का कौन करे? नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाए? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाए? इन कामों के लिए राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य को उम्र में या अनुभव में? आमतौर पर अनुभव के आधार पर, मतलब जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा के सदस्य रहे हों। पर यह कोई पक्का नियम नहीं है, राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। इन्हीं अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और इनका काम? इनका मुख्य काम होता है नए चुनकर आए सदस्यों को शपथ दिलाना और फिर सदन की मदद से स्थायी अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव संपन्न कराना। और जैसे ही स्पीकर चुन लिए जाते हैं? जैसे ही स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। उनका काम वही तक होता है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अस्थायी व्यवस्था है, बस शुरू के काम निपटाने के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने संसद के कई अहम पहलुओं को समझा। ये कैसे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, इसकी संप्रभुता का क्या मतलब है, इसके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा कैसे अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, उनकी शक्तियां, उनके नाम, उनके चुनाव का तरीका। जी। फिर हमने पुराने और नए संसद भवन के बारे में बात की, सीटों के आवंटन का मुद्दा समझा जो 1971 की जनगणना पर अटका है। और ये भी जाना कि राज्यसभा कैसे एक स्थायी सदन है, कैसे सत्र बुलाए और खत्म किए जाते हैं, स्थगन और विघटन में क्या फर्क है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है और इन सदनों को चलाने वाले अधिकारी कौन है। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, कोशिश की कि एक व्यापक तस्वीर मिल सके। और ये सब जानना इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा आपने शुरू में कहा था, क्योंकि यहीं हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करने वाले कानून और नीतियां बनती हैं। बिल्कुल। इसी संदर्भ में एक विचारणीय प्रश्न या कह लीजिए एक सोच हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। खान सर ने अपने वीडियो में मजाक में एक टर्म इस्तेमाल किया था, घर ढकवा सांसद। हाँ, मुझे याद है। उसका मतलब क्या था? मतलब ऐसे सांसद जो चुने तो जाते हैं लाखों लोगों की आवाज बनने के लिए, लेकिन संसद में पहुंचकर अपने क्षेत्र या जनता के मुद्दे उठाते ही नहीं, बस अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। एक तरह से बस जगह घेरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर क्या हमें ये जानने और सवाल करने का हक नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में वाकई हमारी आवाज कितनी बुलंदी से उठा रहे हैं, वो कितने सक्रिय हैं, क्या कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है शायद।
उसके बाद भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, सोचिएगा जरूर इस पर। इस गहन और बहुत ही जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है हमारे श्रोताओं को संसद के बारे में बहुत कुछ नया और स्पष्ट रूप से जानने को मिला होगा। मुझे भी खुशी हुई इस बातचीत में शामिल होकर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही गहरी नजर डालने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।